नमस्कार दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस मॉक 6 में आपका स्वागत है। आज हमारा छठवां मॉक रहेगा। इसके पहले 5 मॉक टेस्ट में डाल चुका हूं और शायद आपने देखे भी होंगे। तो क्लास के खत्म होते ही इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देते हैं, तो टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम पे ये है हमारा द विनर्स इंस्टीट्यूट, जो स्पेशल यूट्यूब क्लासेस की पीडीएफ के लिए है। और ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन, तो आइए इसको समझते हैं। क्वेश्चन मुझे दिख रहा है स्टेटिस्टिक्स यानी सांख्यिकी का, और सांख्यिकी में भी बहुलक से संबंधित प्रश्न है, मोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, फिर हम समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए आपसे कहा है वर्ग अंतराल और उनकी संबंधित बारंबारताओं वाले बारंबारता बंटन सारणी के रूप में प्रस्तुत आंकड़े के एक समुच्चय का बहुलक 48.5 है। बहुलक वर्ग की निचली सीमा 46.5 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता 34 है, ठीक पहले 32 है, ठीक बाद में 25 है। तो आपको सबके नाम आपको देखने हैं। तो भाई ये बहुलक है जिसको हम कहते हैं Z। ये निचली सीमा है यानी इसको कहते हैं L1। ये इसकी बहुलक की बारंबारता है यानी ये है आपका F1। ये ठीक पहले, ये इसके ठीक पहले है यानी इसको कहेंगे F0। और ये ठीक बाद है यानी इसको कहेंगे हम F2। ठीक बाद है यानी F2। और बहुलक की चौड़ाई क्या है, यानी आपसे पूछा है L2 माइनस L1, जिसको हम स्मॉल आई भी कहते हैं। कुल मिलाकर आपके पास L2 नहीं है। अगर L2 हो जाएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा, या I आपको पता चल जाए तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको पता होगा कि Z इज इक्वल टू L2 प्लस, ऊपर होता है F1 माइनस F0, नीचे होता है ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई में होता है I। ऐसा कोई सूत्र आपको याद है क्या, ये बताओ मुझे जल्दी से। ठीक है, तो ये आपका होता है बहुलक यानी मोड का फॉर्मूला। वैल्यू पुटिंग करते हैं तो बहुलक आपको दिया हुआ है 48.5, L1 आपको दिया हुआ है 46.5, F1 आपको दिया हुआ है 34, F0 आपको दिया हुआ है 32। F1 का दुगना करेंगे तो 34 का दुगना हो जाएगा 68, और इसमें से ये दोनों माइनस होंगे तो 5 और 2 हो जाएगा आपका 7, और 3 और 2 हो जाएगा 5, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका I। क्लियर है? तो 48.5 में से ये गया तो आपके पास 2 बचा, और यहां पर 34 में से 32 गया, 68 में से आपका 57 गया, तो ये 11 आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया आपका I। और मैं फिर कह रहा हूं I का मतलब होता है L2 माइनस L1। दोनों वर्ग अंतराल के अंतर को हम I से दिखाते हैं। यहां 2 से 2 गया तो आपको पता चल गया कि भाई L2 और L1 का डिफरेंस, यानी आपका जो I है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 11। दिस इज योर राइट आंसर, ऑप्शन सी। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। त्रिभुज एबीसी में AB और AC का रेशो 5 और 2 है, BC की वैल्यू 9 है, BA को D तक बढ़ाया जाता है, CAD का सम विभाजक बढ़ाई गई BC में E पर मिलता है, ABC की लंबाई ज्ञात करिए। तो देखिए हम यहां पे एक छोटा सा पहले तो त्रिभुज बनाते हैं, और उस त्रिभुज के अकॉर्डिंग सारी चीजों को ड्रॉ करते हैं। तो देखिए ये हमने एक नॉर्मल ट्राइंगल को ड्रॉ कर लिया और नामकरण कर दिया, ये A है, ये B है, और ये आपका C है ना। AB और AC का रेशो आपको दिया हुआ है कि भाई AB और AC का रेशो अगर ये 5 है तो ये आपका क्या है, 2 है। यहां पे मैं इनको 5x और 2x लिख देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। BA को जो है, BA को D तक बढ़ाया जाता है और इसका एक सम विभाजक खींचा जाता है। इनको मैं अंदर कर देता हूं, इसको 5x नाम दे देते हैं, इसको 2x नाम दे देते हैं, और ये कह रहे हैं कि BA को आगे तक बढ़ाओ, यानी BA को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, और यहां पर एक सम विभाजक खींचो, और BC को आगे बढ़ा के थोड़ा सा डायग्राम मुझे हाथ से ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ इस प्रकार से हमसे चाह रहे हैं, बल्कि इसको और नीचे डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा, और ये यहां कहीं पे ड्रॉ करेगा, और ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये ऐसा कुछ होगा। इस पॉइंट को हम A कहेंगे, इस पॉइंट को हम B कहेंगे, इस पॉइंट को हम C कहेंगे, और यहां पर आपको
ये वाली भुजा अगर आपकी 5x होगी तो ये वाली भुजा आपकी 2x होगी। क्लियर है? 5x और 2x हो गया। इन्होंने क्या करा कि CAD मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पर एक इसको आगे बढ़ाया और मान लो इसको इन्होंने D नाम दिया, तो यहां पर एक समद्विभाजक खींचा है जो यहां पे जाके E पर मिल रहा है। और आपसे कहा गया है कि BC की वैल्यू 9 है, मतलब ये एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ये रेशो है 5:2 का, जबकि BC जो है रियल में आपको दी हुई है विच इज 9 सेंटीमीटर। तो आपसे कहा है C से लेकर E तक की लंबाई आपको पता लगानी है, मतलब यहां से लेकर यहां तक क्या होगा। तो एक बहिष्कोण समद्विभाजक प्रमेय होती है कि जो संबंध इन दोनों का होता है वही संबंध इन दोनों का होता है। जो अनुपात 5 और 2 का है, ठीक है, जो संबंध इन दोनों भुजाओं का है वही संबंध इनका होता है। तो अगर 5x और 2x में कोई संबंध है तो वही संबंध आपके 9, ठीक है, इन दोनों भुजाओं में जो संबंध है वही संबंध आपके क्या हो जाएगा, इस पूरी भुजा का इससे होगा, है ना, इस पूरी भुजा का इससे होगा। तो 9 प्लस CE का संबंध जो है वो केवल आपके CE से होगा। बहिष्कोण समद्विबाहु प्रमेय इसके नाम से, इस नाम से ये थ्योरम चलता है। तो फिर से एक बार समझते हैं, जो संबंध 5 और 2 में है वही संबंध इस पूरी भुजा का इस भुजा से रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे। x से आपका x गया तो ये हो गया आपका 5CE, ये हो गया 9 का दुगना 18 और ये हो गया आपका 2CE। 5 में से 2 गया तो आपके पास 3 बचा, 3CE बराबर में 18 और 3 से आपने इसको उड़ाया तो CE की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 6। तो C से लेकर E तक की लंबाई भाई आपसे जो पूछी गई थी वो आंसर आ गया आपका 6। तो डायग्राम बनाने का बस यहां पे मेन टास्क था। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है, डाउट है, आप वीडियो को वापस से रिपीट करके जरूर उसका रिवीजन करिए। A 7 में से 5 बार सच बोलता है, B 9 में से 8 बार सच बोलता है। क्या है संभावना कि दोनों एक दूसरे का खंडन करें? एक दूसरे का खंडन करने का मतलब होता है कि एक सच बोले तो दूसरा झूठ और एक झूठ बोले तो दूसरा सच। यानी आप समझना, A 7 में से 5 बार सच बोलता है, यानी इसके सच बोलने की संभावना है 5/7, और B जो है 9 में से 8 बार सच बोलता है, यानी 9/8। ये सच बोलने की संभावना है। अब देखो, खंडन करने का मतलब है कि A सच बोले तो B झूठ बोले, या फिर A झूठ बोले तो B सच कहे। एक दूसरे की बात कब कटेगी? जब एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ कहेगा। तो एक सच कहे दूसरा झूठ बोले। बात समझ आ रही है आपको? या फिर पहला झूठ बोले तो दूसरा सच बोले। तो आप एक चीज समझना, अगर A सच कहेगा तो 5/7, तो ये B झूठ कब बोलेगा? 9 में से 8 बार सच बोलता है तो झूठ कहेगा एक बार, 9 में से 8 गया। और या का मतलब प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में प्लस होता है। A झूठ बोले तो 7 में से 5 बार सही, यानी 7 में से 5 गया तो झूठ बोलना 2/7, और B सच कहे तो क्या आ जाएगा, 8/9। आया समझ में या नहीं आया? देखो, 7 में से 5 बार सच बोले तो झूठ बोलने का मतलब है 2/7, 7 में से 5 गया। 9 में से 8 बार सच बोले तो झूठ बोलने का मतलब हुआ 1/9। हम उसको केवल और केवल क्या कर देंगे, 1 में से 9 को घटा देंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और 9 × 7 हो जाएगा 63, 8 का दुगना 16 और ये हो जाएगा 63। 16 में 5 जुड़ गया तो ये आ गया 21/63, और 21/63 का मतलब होता है 1/3। तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी 1/3। 1/3 इनकी संभावना है कि दोनों एक दूसरे का खंडन करें। बताओ भाई, आया मजा? चलिए आगे। दो जहाज एक लाइट हाउस के विपरीत दिशा में इस प्रकार हैं कि यदि तीनों एक रेखीय हैं, लाइट हाउस के शीर्ष से दोनों जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि जहाज 230√3 मीटर दूर है तो लाइट हाउस की ऊंचाई ज्ञात करें। आया भाई समझ में? ये ऊंचाई दूरी का हमारा क्वेश्चन है। डायग्राम बनाने का मेन काम हो जाएगा इसमें, लेकिन इसको हम ऐसे ही बनाते हैं। चलो, एक लाइट हाउस से आप दो तरफ अलग अलग जहाजों को देख रहे हो, एक दूसरे की विपरीत दिशा पे है ना। इसको अगर आप देख रहे हो तो यहां 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और इसको देख रहे हो तो यहां पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। और दोनों जहाजों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 230√3 है। 230√3
3 है। तो लाइट हाउस की ऊंचाई मतलब आपसे ये वाली जो हाइट है ये आपसे पूछी गई है। बीच में लाइट हाउस है, दोनों तरफ दो जहाज हैं, उनके बीच की दूरी 230√3 है और आपसे पूछा गया है कि बताइए लाइट हाउस की ऊंचाई क्या है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी 30 और 60 का केस बनता है तो इसमें 3 और 1 का अनुपात होता है। ठीक है, 3 और 1 का अनुपात होता है। तो इसका मतलब यहां से यहां तक अगर 3 है तो यहां से यहां तक 1 है, तो ये टोटल हो गया 4। तो आपने 230√3 को किससे भाग दे दिया भाई? सबसे पहले तो 4 से, 4 हिस्सों में बांटा। अब कोई भी एक चीज पता लगा लो, हम इस पे फोकस करते हैं, इस त्रिभुज पर। हमें पता है कि अगर ये 60 है तो ये कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने आपको पता है कि √3 होता है। आपने अगर हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसमें कोई साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा लगाने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल रेशो से इस प्रकार के चैप्टर्स को कर सकते हैं। ठीक है, तो 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने क्या? तो पहले तो आपने इसको 4 हिस्सों में बांटा कि भाई 4 की वैल्यू ये, तो इस हिसाब से 1 की वैल्यू क्या, और 1 की वैल्यू ये है, अगर 30 के सामने 1 है तो उस हिसाब से 60 की वैल्यू क्या? तो इसलिए 60 के सामने √3 है क्योंकि ये लाइट हाउस है। तो लाइट हाउस की लेंथ आपको यहां से पता चल जाएगी। इसको भैया सॉल्व कर लो। ठीक है, तो आप यहां पे क्या करोगे? ये आपका 230 ही रहेगा, √3 और √3 हो जाएगा आपका 3/4। 23 का 3 गुना हो जाएगा 69, यानी 690/4। और 690/4 को सॉल्व करोगे तो 4 एकम 4 × 7 28, 1 0 यानी 4 का दुगना 8 और 4 × 5 20, यानी 172.5 आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द लेंथ ऑफ लाइट हाउस। आप दूसरा तरीका भी लगा सकते थे यहां पर कि भाई यहां पे हम 4 बराबर इतना तो 3 बराबर इतना, और क्योंकि ये 30 के सामने है तो डायरेक्ट आप यहां पे क्या कर सकते थे कि अगर 3 की वैल्यू ये है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर भी ला सकते थे। लेकिन उस केस में क्या हो जाता कि ये आपका 60 डिग्री होता, तो फिर ये है कि भाई 60 डिग्री की वैल्यू √3 है तो 30 बराबर क्या, तो एडजस्टमेंट थोड़ा सा लंबा पड़ जाता। इसलिए हमने 1 वाला, यहां सिंपल 1 है तो 1 से निकालना ज्यादा आसान रहेगा, इसलिए हमने इस त्रिभुज से करा। लेकिन आंसर दोनों से आएंगे, यह बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10a + b की वैल्यू √3 है और a - b की वैल्यू ये है, और a + b का मान 0 से बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, तो क्या हो सकता है? मुझे एक बात बताओ कि 10a + b में, मतलब 10 में √3 कब आता है? 10 में √3 कब आता है? और 1/√3 कब आता है? तो आप कहोगे सर √3 का मतलब होता है 10 60 डिग्री और इसका मतलब होता है 10 30 डिग्री। तो यहां पर 10 और 10 को कंपेयर कराओगे तो दिख रहा है कि a + b का मान 60 डिग्री है और a - b का मान 30 डिग्री है। तो आप आराम से पता लगा सकते हो। आपसे बोला है a और b का मान बताओ। दो संख्याएं सोचो, जोड़ने पे 60 और घटाने पे 30 आए, तो a का मान आ जाएगा 45 और b का मान आ जाएगा 15। दोनों को जोड़ के आधा, दोनों को घटाकर आधा। ए निकालना है तो जोड़ के आधा कर दो, 60 30 90 का आधा। घटाना है मतलब बी की वैल्यू निकालनी है तो घटाकर आधा कर दो, 30 30 का आधा हो जाएगा 15। तो आपका आंसर आ जाएगा 45 और 15, 45 एंड 50। वेरी सिंपल। क्लियर है यहां तक? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों के स्कोर को इस प्रकार लिखा जाता है कि स्कोर का विचरण गुणांक, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द स्कोर इज 12, विचरण गुणांक 12 है, माध्य 25 है। तो विचरण का मान क्या है? विचरण को हम इंग्लिश में वेरियांस कहते हैं, है ना। अब यहां पर एक छोटा सा आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टेटिस्टिक्स का नॉर्मल क्वेश्चन है। विचरण गुणांक, जिसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस, इसका फॉर्मूला होता है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर माध्य यानी मीन का भाग दे दिया जाए और मल्टीप्लाई बाय 100 तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरियांस मिलता है, गुणांक मिलता है आपको, विचरण गुणांक मिलता है मतलब। तो विचरण गुणांक आपको दिया हुआ है 12, स्टैंडर्ड डेविएशन मुझे नहीं पता, मीन मुझे पता है कि वो 25 है, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। तो यहां से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पता चलने वाला है भाई। 25 से कैंसिल हुआ 4 बार, 4 से कैंसिल हुआ 3 बार,
फिर आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने पे वेरिएंस मिलता है, तो 3 का वर्ग कर दीजिए, आंसर आ गया कि आपका जो विचरण है, प्रसरण है, दैट इज 9। वेरी सिंपल। आया समझ में आपको? 2 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नंबर 1, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। विचरण गुणांक का मतलब होता है माध्य विचलन बटे माध्य इंटू 100। तो माध्य गुणांक आपको दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं पता, माध्य 25 से मल्टीप्लाई बाय 100, सॉल्व किया तो ये आया 3, और स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते हैं तो विचरण मिलता है, तो 3 का वर्ग कर दिया 9, आंसर इज आ गया। आपका आंसर कितना है? 9। नेक्स्ट, हरि, कमल और ललित ने एक चुनाव लड़ा जिसमें 6050 वोट पड़े और कोई भी वोट अवैध नहीं था। फिर कमल को हरि और ललित द्वारा प्राप्त कुल वोटों से 42% अधिक वोट प्राप्त हुए। यदि ललित को डाले गए कुल वोटों में से केवल 8% वोट प्राप्त हुए तो हरि को प्राप्त वोटों की संख्या क्या है? देखो, 3 लोग हैं भाई, हरि, कमल, ललित, 6050 वोट पड़े, कोई भी वोट अवैध नहीं था। कमल को हरि और ललित से, एक तरफ हो गया कमल और एक हो गया आपका ललित और हरि, यानी हरि और ललित। तो कमल को हरि और ललित से 42% अधिक वोट मिले। मान लो इसको 100 वोट मिले तो इसको कितने मिले होंगे भाई? 42। और हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल यहां पे वोट कितने डले होंगे? टोटल वोट डले होंगे 242। टोटल वोट कितने डले होंगे? 242। इसमें आप कहोगे ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने माना कमल को इन दोनों से 42% ज्यादा मिले, तो अगर इनको 100 मिले होंगे तो इसको 42 ज्यादा, यानी 142 मिले होंगे। तो हमने अपने मन से मान लिया ये सब, तो हमें लगा कि भाई टोटल वोट जो डलने चाहिए वो कितने होने चाहिए? सो दैट इज 242, 242। ललित को डाले गए कुल वोटों में से 8% मिले, तो हरि को कितने मिले? ठीक है, अब देखो ललित को, हमें एक चीज पता है कि टोटल वोट है 6050। अब हम यहां पर ना एक बहुत स्मार्ट तरीका लगाने वाले हैं। हम यहां पे देखेंगे कि क्या यहां पे डिजिटल सम लग सकता है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, 5 और 1 6 और 6 12 और 5 17, 17 मतलब 8, 9 गया, 2 3 और 1 कितना हो गया आपका? 4। यहां पे 8 और 1 9 गया, तो 6 और 6 12, 12 मतलब 3, 6 2 8 और 1 यहां पे आ गया 9। तो बहुत ही अच्छी बात क्या है कि यहां पे डिजिटल सम लग जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि मैं क्या करने जा रहा हूं, है ना। 6050 टोटल वोट है, जबकि हमारे पास टोटल वोट कितने हैं भैया? 242 है। ठीक है, आपसे कहा है कि आप बताओ कि हरि को कितने वोट मिले। इन्होंने कहा कि ललित को 8% वोट मिले, ललित को 8% वोट मिले। तो हम एक चीज जानते हैं कि भाई ये तो हो गया 650, जबकि हमारे हिसाब से 242। अब हरि और ललित को मिले हैं 100 वोट। ठीक है, तो अगर हरि और ललित में से ललित के वोट माइनस कर दें तो हरि के वोट आएंगे, और ललित को मिले हैं 8% वोट। किसका 8%? टोटल का 8%, 242 का 8%। ये खेल आपको समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बोल रहा हूं समझना भाई। उनके हिसाब से 6050 वोट है, हमारे हिसाब से 242 वोट है। 6050 अगर 242 है तो आगे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, हरि और ललित को टोटल मिले हैं कितने वोट? तो हरि और ललित को मिले हैं टोटल 100 वोट। इन 100 वोट में से अगर मैं ललित के वोट माइनस कर दूं तो जो बचा वो हरि का। ठीक है, जो माइनस किया तो बचा कौन? हरि का। और ललित को टोटल वोटों का 8% मिला, तो टोटल वोट हमने माने 242, उसका 8 घटा दे, तो हरि और ललित में से हम क्या कर रहे हैं? ललित को माइनस कर रहे हैं, तो जो बचेगा वो कौन बचेगा? हरि बचेगा। अब यहां पे डिजिटल सम लगा लो, तो 6 और 5 11 का मतलब होता है 2, 4 2 6 और 2 होता है आपका 8, मल्टीप्लाई 1 माइनस, यहां पे देखोगे तो 4 2 6 और 2 8, 8 और 8 64। ठीक है, 64 का मतलब क्या होता है? 6 4 10 मतलब 1, एक में से एक गया 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 आएगा, और 0 का मतलब डिजिटल सम की दुनिया में 9 होता है, और 9 वाला ऑप्शन आपका डी है। एकदम सिंपल, एकदम साधारण और एकदम फास्ट कैलकुलेशन आपके प्रश्न का आ गया। क्लियर? ठीक है भाई, 1 में से बन गया 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 आएगा, और 0 का मतलब हमेशा क्या होता है? 9, और 9 आपके आंसर में कौन सा है? डी।
ठीक, ओके। बस ये मेन है भाई, दोनों को मिले 100 जबकि ललित को मिला इसका 8%, तो इसका 8% निकाल के घटाओ, इससे अच्छा डिजिटल सम लगाओ, एकदम मस्त रहोगे आप। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध दूध से भरी एक बाल्टी में 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया जाता है। एक बार इसी प्रक्रिया को दोहराने के बाद बचे दूध और पानी का अनुपात 100 और 21 हो जाता है। प्रारंभ में बाल्टी में शुद्ध दूध की मात्रा क्या है? देखो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी ट्रिक होती है कि भाई शुरुआत में कितना था, टोटल कितना था और अब कितना है ना। आप क्या कर रहे हो कि दूध कम करते जा रहे हो और उसकी जगह पानी डालते जा रहे हो। एक बार आपने किया, इस प्रक्रिया को आपने एक बार और दोहराया, तो अब दूध इतना है और उसकी जगह पानी आ गया। इसका लॉजिक एकदम सिंपल भाषा में यह है कि पहले तो प्योर मिल्क था, आप मिल्क कम कर रहे हो, वाटर ऐड कर रहे हो, फिर मिल्क कम करा, वाटर ऐड किया, तो जितना वाटर अभी आया ये मिल्क ही था। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि सास भी कभी बहू थी। ये जितना पानी है ये पहले दूध ही था, दूध कम हुआ तो पानी आया, यानी पहले टोटल मिल्क कितना था 121, जो अब कितना बचा है 100, क्योंकि आपने 2 बार प्रोसेस करी, आपने 2 बार उस प्रक्रिया को रिपीट किया। तो 2 बार करते हैं तो स्क्वायर रूट लगाते हैं, 3 बार करते हैं तो क्यूब रूट लगाते हैं। तो 121 किसका वर्ग होता है भाई 11 का, 100 किसका होता है 10 का, ये रेशो आ गया। दोनों में डिफरेंस है 1 का, जबकि आप हर बार कितने की उठापटक कर रहे हो 15 की। तो 1 की वैल्यू अगर 15 लीटर है, 1 बराबर अगर 15 है, तो शुरुआत में शुद्ध दूध कितना था, तो 15 का मल्टीप्लाई 11 में करिए, दूध की मात्रा शुरुआत में 165 लीटर थी, 165 इज योर आंसर। 165 आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है। अगर 3 बार प्रक्रिया होती तो हम क्यूब रूट लगाते, वो किसी ना किसी के घन होते। 2 बार हुआ है इसलिए वर्गमूल लगाया है। 100:121, 10:11, मतलब 11:10, एक का अंतर है 15 × 11, 165 लीटर शुरुआत में था। दिस इज योर आंसर। एक दुकानदार ने 3600 में एक निश्चित संख्या में सेब खरीदे। उसने उनमें से 1/5 भाग को 10% की हानि पर, शेष का 1/4 5 की हानि पर, शेष का 2/3 15 की हानि पर, कुल मिलाकर 27 का लाभ। तो शेष सेबों को किस कीमत पर बेचना चाहिए? देखो यहां पर बिना कुछ एज्यूम करे आप करना थोड़ा सा मुश्किल है। 3600 को छोड़ो, अभी आप ऐसी कोई संख्या सोचो जिसको हम सॉल्व करते चले तो हमारा काम बन जाए। मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे हमें मानना चाहिए कि भाई हमारे पास टोटल कितने एप्पल्स हैं, 5 हैं। तो 5 का हमने अपने मन से माना 5, और देखते हैं वर्क करता है क्या। तो 5 का 1/5, 5 का 1/5, यानी आप ध्यान से समझना, 5 में से 1/5 यानी 1 एप्पल गया और आपने इसको 10% हानि पर बेचा, 10% हानि पर बेचा। ठीक है, 5 में से 1 गया तो अब आपके पास कितने बचे 4। बचे हुए का 1/4, बचे हुए का 1/4 यानी 1 एप्पल। 1 एप्पल आपने 5% की हानि पर बेचा, यानी फिर 5 गया। ठीक है, 5 में से 1 और 1 2 गए तो बचे कितने भाई 3। बचे हुए का 2/3, बचे हुए का 2/3 यानी फिर से 2 एप्पल आपने बेचे, है ना। और इनको कितने % लाभ पर बेचा आपने, 15% लाभ पर बेचा, यानी 30% हो गया। 1 पर 15 तो 2 पर ही हो गया, है ना। अब क्या बचा आपके पास, अब 1 बचा, क्योंकि 5 में से 1 और 1 2 और 2 4 गया तो बचा कितना 1। उसको कितने पर बेचें ताकि कुल मिलाकर 27% का लाभ हो। उस बचे हुए को कितने % पर बेचें कि कुल मिलाकर आपको 27% का लाभ हो। बात समझ में आई आपको? तो एक चीज पहले यह समझो कि मेरे पास टोटल 5 चीजें हैं और ओवरऑल में 27% लाभ कमाना चाहता हूं। तो टोटल मुझे कितना कमाना है, टोटल मुझे कमाना है 135। मेरे पास 5 एप्पल हैं और ओवरऑल में 27% कमाना चाहता हूं, यानी मैं टोटल कितना कमाना चाहता हूं 135। ठीक है भाई, अब 135% में से समझना 30 कमाया, 10 और 5 15 गया, ये 30 प्लस का है। 30 रुपए आए, 15 गए, मतलब मैं अभी भी 30 में से -15 गया तो मेरे पास +15 है, मतलब अभी मेरे पास 15 रुपए हैं। तो
तो 135 में से मैं 15 कमा चुका हूं, मतलब मुझे कितना और कमाना बाकी है? मुझे 120% कमाना बाकी है। इतनी बात आपको समझ में आई? मुझे अभी 120% और कमाना है, तब जाके मेरा ओवरऑल 27% मैनेज हो पाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूं, पांचों पर 27% कमाना है, इसको मैं यहां लिख देता हूं कि पांचों पर 27% कमाना है, यानी टोटल मुझे 135% कमाना है। 30 कमाया लेकिन 15 गया, तो 15 अभी भी मेरे पास है, तो 135 में से 15 मैं कमा चुका हूं, मतलब मुझे कितना और कमाना है? मुझे 120 और कमाना है। अब खेल समझना, इन्होंने आपसे एक और चीज पूछी कि बताओ 3600 में निश्चित संख्या में सेब बेचा, तो शेष सेब को किस कीमत पर बेचे? अगर ये आपसे सिर्फ इतना पूछते ना कि बचे हुए को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचें, तो आंसर 120% आता, पर कीमत पूछ ली है तो समझना। इन्होंने कहा कि हमने 3600 में खरीदे, तो हमने अपने मन से मान लिए कि भाई हमने 3600 में कितने किलो लिए? 5। हमें तो 1 किलो का बताना है ना? तो 3600 में हमने अगर 5 किलो लाए तो 1 किलो कितने का? और 120% का लाभ कमाना है। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है, और 120% का लाभ कमाना है, मतलब उसको 220% पर बेचना पड़ेगा। हर चीज 100% होती है, उस पे 120% का लाभ कमाना है, मतलब उसे कितने पर बेचना पड़ेगा? उसको 220% पर बेचना पड़ेगा। इसको करेंगे सॉल्व। तो 2 जीरो से आपके 2 जीरो पहली फुर्सत में बाजू हो गए, और 5 से आप इसको उड़ा सकते हो, तो ये 5 से 44 बार कैंसिल हो जाएगा। 36 और 44 का अगर आप गुणा कर लोगे तो मुझे लगता है, देखो 6 × 4 24, यानी लास्ट में 4 आएगा, और 1500 और 1800, 4 तिया 1200, यानी 1500 वाला आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ऑप्शन बी 1584, 1584 इज योर करेक्ट आंसर। बताइए, समझ में आया? थोड़ा सा मैंने प्रेजेंटेशन बड़ा लिखा है, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, बस ये 5 मानने का हुआ है। 5 में से एक गया 10 के नुकसान पर -10, एक गया 5 के नुकसान पे -5, 2 गए 15 के लाभ पर 30। 30 में से 15 का नुकसान हो चुका है, मतलब 15 में कमा चुका हूं। कमाना 135 है, 15 कमा चुका हूं, यानी 120 और कमाना है, 120 और कमाना है। तो 120 कमाना है, तो 3600 रुपए के हमारे पास 5 किलो एप्पल है, तो 1 किलो कितने का? तो 5 का भाग दे दिया। और 120 का लाभ लेना है, यानी 220% पर बेचना है, तो 220 का मतलब क्या हो जाएगा? 220 का मतलब हो जाएगा भैया इतना, 1584। ठीक है, चलिए। a² + b² + c² बराबर -abc/ca है, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो, अगर मैं उनको इधर ले आऊं, सोचो, a² + b² + c² + ab + bc + ca बराबर में क्या है? 0 है। तो भाई इसको देखकर मुझे एक बात समझ में आ रही है कि ये सब जीरो तभी हो सकते हैं जब a का मान भी 0 हो, b का मान भी 0 हो, c का मान भी 0 हो। अगर a b c का मान 0 होगा तभी ओवरऑल लास्ट में इक्वल टू 0 होगा। किसी एक की भी अगर कोई वैल्यू हुई तो ठीक है, कोई एक गुणा में चल जाएगा, लेकिन अगर मुझे प्लस दिया है सब कुछ, तो हर एक की वैल्यू 0 होगी, तभी ओवरऑल आंसर आपका 0 आएगा। तो ए बी सी सब का मान क्या होना चाहिए? सब का मान आपका 0 होना चाहिए। तो ए बी सी की वैल्यू उठा के यहां रख दो। तो आपने रखा 1 माइनस, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई किसी से भी करो 0 ही आना है, 3abc की वैल्यू 0 ही आना है, नीचे आपके पास 2 है, और c और a क्या हो जाएगा? 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई? 1/2, 1/2। इतना सिंपल है ये वाला क्वेश्चन। गॉट इट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, इसी के साथ आज का सेशन आपका यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आज का सेशन, आज के क्वेश्चंस भी आपको पसंद आए होंगे। कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कैसा लगा आज का सेशन आप सभी को। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पर एसएससी के ऑनलाइन ऑफलाइन सभी बैचेस उपलब्ध हैं, एकदम बेसिक से, जीरो से शानदार तरीके से पढ़ सकते हो। जीडी है, टेस्ट सीरीज है, ऑफलाइन बैचेस हैं, इंदौर में आके आप ऑफलाइन तैयारी कर सकते हो। किताबें हैं हमारी प्रॉपर, तो अंक गणित की, रीजनिंग की, फॉर्मूला बुक, सभी चीजें उपलब्ध हैं। और विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आपको कोई भी कोर्स मिल जाएगा, और विनर्स पब्लिकेशंस ऐप से आप किसी भी किताब को ऑर्डर कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत परेशानी आप कॉल या मेल करके जानकारी ले सकते हो।
तो आज के लिए भाई इतना ही। अगली सीरीज अगली क्लास में फिर मिलेंगे और उम्मीद करता हूं कि जिनका सीजीएल का एग्जाम है उनकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि इस क्लास को शायद दूसरे बच्चे भी पढ़ते होंगे जिनका भले सीजीएल मेंस ना हो, लेकिन वो इसको देख तो लेते होंगे। तो जिनका सीजीएल मेंस है, आपके लिए मैं एक वीडियो भी लेकर आने वाला हूं जिसमें परीक्षा में किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, इस पर भी एक वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो फिलहाल इतना ही आज के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, शुभ रात्रि। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।